Hey people, welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So here I am with another theory chapter of CA Final AFM and that is chapter number 2 Risk Management. मैंने डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जिसमें मैंने सिक्योरिटाइजेशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, स्टार्टअप फाइनेंस तीनों ही चैप्टर्स के जो रिवीजन वीडियोस हैं वो अपलोड करे हुए हैं और आई एम श्योर कि दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जो नोट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे फैकल्टी के यानी कि सी अजय अग्रवाल सर के हैं। आपके पास जिस भी फैकल्टी के नोट्स हो आप उसको ओपन कर लो और ये जो मैं मेमोरी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ ये नोट डाउन कर लो एंड साथ के साथ याद भी कर लो बिकॉज एएफएम में जो थ्योरी पोर्शन है दैट मैटर्स अ लॉट। टफ पेपर में भी थ्योरी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसमें स्कोर करना भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आपने सारे पॉइंटर्स एंड कीवर्ड्स उसमें लिखे होते हैं। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा टाइम आपको देना है इसमें एंड अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो इसमें ना मैं आपको अगेन स्टोरीज की फॉर्म में ये चैप्टर याद कराऊंगी, छोटी छोटी स्टोरीज के फॉर्म में। सो फर्स्ट टॉपिक इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क फेस करने पड़ते हैं। सो टाइप ऑफ रिस्क जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। सो टाइप ऑफ रिस्क क्या क्या होते हैं, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जिसका नाम है राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी पहले सुन लेना, उसके बाद जो भी आपको रेलेवेंट लगे कि आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है तो वो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो अब क्या हुआ ना, ये एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है ना, दैट मीन्स ये जो कंपनी है ये एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। अब क्या हुआ ना, इसको एक बार एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आया था जर्मनी से। तो मतलब ऑर्डर क्या आया था, इनको जर्मनी में एक्सपोर्ट करना था। ठीक है। तो इन्होंने क्या करा ना, कुछ कुछ अपना बेसिस लिया और उसकी बेसिस पे कुछ इन्होंने डिमांड जो है वो एस्टिमेट करी कि सपोज ये प्रोडक्ट्स, कोई सपोज उनको कोई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने थे। तो उन्होंने क्या करा ना, उनको उन्होंने 1200 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का सोचा कि हम जो है जर्मनी में ये वाले प्रोडक्ट्स जो है वो 1200 प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या हुआ, इन्होंने 1200 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर दिया। ठीक है, 1200 प्रोडक्ट्स जो है इन्होंने मैन्युफैक्चर कर लिए और इसको इन्होंने सोचा कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे जर्मनी के अंदर। अब क्या हुआ ना, अब बिकॉज इन्होंने कुछ एनालिसिस किया था जिसके बेसिस पे इन्होंने डिमांड इतनी एक्सपेक्ट करी थी। अब क्या हुआ, जर्मनी में जितने प्रोडक्ट्स इन्होंने मैन्युफैक्चर करे थे या अरेंज करे थे उतने की डिमांड ही नहीं हुई। इनके जो प्रोडक्ट्स बिके, मतलब एक्सपोर्ट हुए, वो केवल और केवल 700 प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट हो पाए सक्सेसफुली। बिकॉज जो डिमांड आई वो केवल और केवल 700 प्रोडक्ट्स की आई, ऑल्दो दे वर एक्सपेक्टिंग कि 1200 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एक स्ट्रैटेजी फेलियर। स्ट्रैटेजी फेल हो गई ना इनकी। क्यों हो गई, बिकॉज जितना इन्होंने सोचा था उतने का एक्सपोर्ट ही नहीं हो पाया। तो स्ट्रैटेजी फेलियर से ही हम याद करेंगे स्ट्रैटेजी रिस्क। तो ये वो रिस्क है जिसमें जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है क्योंकि वो अपने गोल को अचीव करने में स्ट्रगल करती है। यहाँ पर एक चीज और एग्जांपल हो सकता है कि सपोज जिस चीज का उनको जितना टारगेट अचीव करना था कंपनी को अपने बिजनेस में, वो उतना अचीव ही नहीं कर पाई बिकॉज कुछ ना कुछ उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी चीज हो गई कि मशीन फेल हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टाफ छोड़कर चला गया ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह से। तो जो भी मतलब स्ट्रैटेजी के अंदर कंपनी की फेलियर आता है, बेसिकली जो प्लानिंग कंपनी ने करी होती है, जो स्ट्रैटेजी कंपनी ने बनाई होती है कि ऐसे ऐसे करके इतने इतने दिन में हम ये चीज कर लेंगे, वो अचीव नहीं कर पाता। भले ही उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में या भले ही उस तरह से जिस तरह से कंपनी ने प्लान किया होता है। तो वो चीज होती है स्ट्रैटेजी का रिस्क, कि हमारी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। जैसे एग्जाम्स में भी कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रैटेजी हमने लगाई है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है बिकॉज वो उतना ज़्यादा हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं देती है हमारा। तो वही चीज़ है स्ट्रैटेजी रिस्क। ठीक है, तो आई होप कि आपको फर्स्ट रिस्क जो है वो अच्छे से समझ आ गया और याद भी हो गया। अब इसके कीवर्ड्स मैं आपको एक बार लिखवा दूँ, ये स्ट्रैटेजी रिस्क के साथ क्या क्या कीवर्ड्स लिखोगे। तो पहला आपका है स्ट्रैटेजी का रिस्क। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है वो कैसी हो गई है, लेस इफेक्टिव हो गई है और वो आपको आपका डिजायर्ड गोल अचीव नहीं करने दे रही है। ठीक, सो दिस इज अबाउट स्ट्रैटेजी रिस्क। अच्छा, अब दूसरा रिस्क क्या है, so, दूसरा रिस्क है कंप्लायंस रिस्क।
तो क्या हुआ ना, राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को फर्स्ट वाला रिस्क आप भूल जाओ, सेकंड वाले रिस्क पे आओ। राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ना कुछ कंप्लाइंसेस फॉलो करनी थी बिफोर दी एक्सपोर्ट्स। तो जैसे सपोज उनको कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना था, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को सबमिट करना था, कुछ भी ऐसी कंप्लाइंस थी जो कि जरूरी थी फॉर एक्सपोर्ट। बट क्या हुआ, राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में जिस भी पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो पर्सन वो भूल गया, उसने वो फॉलो ही नहीं करी। और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक भारी पेनल्टी फेस करनी पड़ी, बिकॉज उन्होंने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेट सबमिट किया। तो कोई भी अगर ऐसा रिस्क होता है क्या कि आप जो हो, जो भी आपको रूल्स है या फिर रेगुलेशंस है, उसके साथ में आप कंप्लाई ही नहीं कर पाए हो, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पेनल्टी लग रही है, तो वो होता है आपका कंप्लायंस रिस्क, कि आपने रूल्स और रेगुलेशंस को ठीक से फॉलो नहीं किया। ना थर्ड है ऑपरेशनल रिस्क। एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ऑपरेशनल रिस्क भी फेस करने पड़ते हैं। तो ऑपरेशनल रिस्क जो है वो मैंने आपको शायद स्ट्रैटेजी रिस्क में बताया था कि मतलब अगर ऐसा हो गया, तो स्ट्रैटेजी रिस्क बेसिकली फोकस करती है कि हम क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, हम क्या प्लान बना रहे हैं। जैसे हम पढ़ाई करते वक्त स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम इतने दिन में, इतने दिन से इतने दिन तक जो है वो अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, इतना पोस्ट रिविजन हो जाएगा, ये टेस्ट दे देंगे, ऐसे करके। सो दिस इज स्ट्रैटेजी। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो दैट इज अ स्ट्रैटेजी रिस्क, दैट इज स्ट्रैटेजी फेलियर। बट ऑपरेशनल रिस्क क्या हो गया, जैसे सपोज कि आपकी तबीयत खराब हो गई या फिर आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। उसी तरह से अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या स्टाफ को प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिली, या स्टाफ की शॉर्टेज हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्रॉपर ऑपरेशंस नहीं हो पाए। यानी कि आप केवल स्ट्रैटेजी बना लो बट आप ऑपरेशंस नहीं करो, आप काम नहीं करो। जैसे स्ट्रैटेजी बना ली बट पढ़ाई नहीं करी, तो क्या वो चीज़ सक्सेसफुल होगी? ऑब्वियसली नॉट। तो वही है, ये ऑपरेशनल रिस्क क्या है, एक तरह का ये एक इंटरनल रिस्क है जो कंपनी के पार्ट पर होता है, या तो कंपनी के लोगों की वजह से, या फिर कंपनी के जो मशीन्स वगैरह होती हैं। तो मतलब पीपल प्रोसेस की वजह से इंटरनल रिस्क जो होता है, तो इसमें एक तो इंटरनल रिस्क याद रखना, और क्या याद रखना कि जो लोग इस काम को करते हैं या जो इस प्रोसेस को करते हैं, पीपल प्रोसेस की वजह से जो इंटरनल रिस्क होता है, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली इट इज द फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क क्या हुई यहाँ पर, फाइनेंशियल रिस्क ये हुई कि जैसे राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का सबसे ज्यादा जो फाइनेंस का काम रहेगा वो फॉरेन करेंसी के साथ में रहेगा। तो अब सपोज डॉलर महंगा हो गया, यूएस डॉलर महंगा हो गया, तो ये क्या है, एक तरह से महंगा या सस्ता, मतलब कुछ भी चेंज आ गया इसमें। ठीक है, चेंज आ गया इस तरह से कि वो राहुल एक्सपोर्ट्स के लिए फेवरेबल नहीं है, या फिर इंटरेस्ट रेट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो है, या फिर लोन उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे मिला, या क्रेडिट रेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई, ईएमआई का अमाउंट बढ़ गया, तो इस टाइप की जो रिस्क होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। तो चार रिस्क जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है, क्या क्या, एक तो क्या, स्ट्रैटेजी, देन कंप्लायंस, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। सो आई होप कि ये राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के, मतलब इट वाज नॉट अ स्टोरी बट अ सॉर्ट ऑफ केस स्टडी। तो इससे आपको ये याद हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल रिस्क को किस तरह से हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये जो हमने अभी रिस्क पढ़ी, फाइनेंशियल रिस्क, तो इसी का ही यहाँ पर डिटेल है कि इसको हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे। किसको इवैल्यूएट करेंगे? फाइनेंशियल रिस्क को। तो ये फाइनेंशियल रिस्क जो है ये हम तीन तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं, तीन पर्सपेक्टिव से, तीन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहता है? स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर्स कौन हुए? स्टेक होल्डर्स आपके जैसे जो लोग मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी के अंदर। तो जैसे अगर जो राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है उसके कुछ इन्वेस्टर्स हैं या उसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी कंपनी के अंदर क्या कर लिया, अपनी कंपनी के अंदर ज़्यादा डेट ले लिया, तो ये क्या है, स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि वो जो है वो ये देखेंगे कि कितना इसका फाइनेंशियल रेशियो हो गया। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल रिस्क बताया ना कि ईएमआई बढ़ गई या इंटरेस्ट रेट लोन ज़्यादा बढ़ गया। अब उस वजह से ये हो सकता है ना कि राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना लोन टाइम से ना चुका पाए, तो उस वजह से उसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गियरिंग जो है वो खराब हो जाएगी, मतलब कितना डेट उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। तो वही स्टेक होल्डर्स जो होंगे, मतलब जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो तो उस चीज़ को एक नेगेटिव की तरह ही लेंगे ना, कि ये कंपनी जो है ये लोन नहीं चुका पाएगी क्या, या ऐसा तो नहीं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज
स्टेक होल्डर्स। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रहेगा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो है, राहुल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसने एक्सेस बोरोइंग कर ली तो ये भी हो सकता है कि उसको लिक्विडेशन में जाना पड़े, बिकॉज हो सकता है कि वो अपना फाइनेंशियली इतना रेडी हो ही ना कि जो भी वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशंस में वो उनको फेस कर पाए। बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क वही रिस्क है कि आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो सडनली आ रहे हैं। तो इफ यू आर नॉट एबल टू फेस देन यू माइट गो इनटू लिक्विडेशन। एंड थर्ड जो पर्सपेक्टिव रहता है, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो रहता है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट को चिंता होती है बैंक्स की। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर इसने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि बैंक के लिए सिस्टमैटिक रिस्क हो गया। तो उसको बैंक की चिंता रहती है कि अगर ये बैंक के लिए एक एनपीए बन गया तो बैंक का क्या होगा अगर इसने ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ले रखा है तो ये तीन जो पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं ये आपकी इस फाइनेंशियल रिस्क से एसोसिएटेड रहते हैं। फाइनेंशियल रिस्क कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट एन अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में आ रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको मैं क्विकली आपको समराइज कराती हूँ। सबसे पहले वी स्टडी कि कौन कौन से रिस्क हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ती है। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से लोग फाइनेंशियल रिस्क को देखते हैं किस किस नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देयर वर स्टेक होल्डर्स, देन देयर वाज कंपनी एंड देन देयर वाज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को रहती है बैंक की चिंता, कंपनी को रहती है अपनी चिंता, और स्टेक होल्डर्स को मतलब होता है फाइनेंशियल गियरिंग से। ठीक है। उसके बाद में स्ट्रैटेजी रिस्क, स्ट्रैटेजी फेलियर, कंपनी रिस्क में रूल्स रेगुलेशन, और ऑपरेशनल रिस्क में इंटरनल रिस्क पीपल और प्रोसेस का। सिर्फ इतना ही पढ़ा है मैंने। आई होप कि आपको अब तक याद हो गया होगा। अब उसके बाद में चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे एंड दैट इज कि कौन कौन से आपके मेथड्स हैं ऑफ आइडेंटिफिकेशन और एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं किसको, फाइनेंशियल रिस्क को। ये पूरा चैप्टर आपका फाइनेंशियल रिस्क के बारे में ही बात करता रहता है। अब फाइनेंशियल रिस्क ना 4 टाइप की होती है। अभी जो हमने पढ़े थे वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू थे, अब हम टाइप्स पढ़ रहे, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे। 4 टाइप्स क्या होते हैं? पहला टाइप होता है काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी का मतलब समझ आ रहा है ना कि सामने वाला। उसके बाद में होता है आपका पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क या फिर आप इसको और रिस्क बोल सकते हो कंट्री रिस्क। उसके बाद होता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड चौथा होता है आपका करेंसी रिस्क। ना ये क्या है? ये एक तरह से इस फाइनेंशियल रिस्क की टाइप है। ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ईएमआई बढ़ गई या फिर डॉलर महंगा हो गया, तो वो इसी में ही क्लासिफाइड है, इन्हीं दोनों में क्लासिफाइड है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ही डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में पॉइंट्स कम है, छोटा है, और जो लास्ट के दो हैं ये जनरली कम पूछे जाते हैं, और काउंटर पार्टी रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क जनरली ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम बात कर लेते हैं करेंसी रिस्क की सबसे पहले। ठीक है। तो देखो, ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड टॉपिक का ही फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क एंड दैट इज करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क क्या होता है ना, करेंसी रिस्क में जो जनरली हम लोग कंसीडर्ड होते हैं, वी आर कंसर्न्ड विथ फॉरेन एक्सचेंज से जो ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज से। जैसे जब आपको यूरोप जाना है इन केस, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको जो है अपने रुपीस को जो यूरोप में करेंसी चलती है उसमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसी तरह से जब भी आप यूएस जाते हो तो भी आपको जो है कन्वर्ट करवाना पड़ता है अपना इंडिया का मनी फॉरेन एक्सचेंजेस के थ्रू। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी एक्सचेंज रेट्स चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसा मिल जाता है जो भी आपको उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी का चाहिए होता है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरह से क्या होता है, क्या बिड रेट होता है, क्या आस्क रेट होता है, किस तरह से आप ट्रेडिंग करते हो इफ यू आर डूइंग इन फॉरेन एक्सचेंजेस, तो वो सारा प्रोसेस किस में गिवन है? आपके चैप्टर फॉरेक्स में गिवन है। तो इसकी डिटेल मतलब किस तरह से आपको ये रिस्क को मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, दैट इज गिवन इन द चैप्टर फॉरेक्स। यहाँ पे हम किस बात से
यहाँ पे हमें सिर्फ कितना सीखना है, हमें ये सीखना है कि कौन कौन से रिस्क करेंसी रिस्क होते हैं, तो इनको असेस कैसे करते हो या इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हो। इस वाले चैप्टर में सिर्फ इतना दे रखा है। तो उसको असेस करने का या आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने ऐसा एक्शन ले लिया है जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी महंगी हो सकती है, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई वॉर हो गया, या फिर इन्फ्लेशन आ गया, या फिर आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई, या आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है उसकी वजह से। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिससे एक फॉरेन करेंसी एक करेंसी रिस्क हो सकता है। तो अगर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है दैट दे आर नॉट फेवरेबल टू अस, तो उस केस में आपको करेंसी रिस्क हो सकता है। तो सिर्फ यही चीज़ है। अब दूसरा रिस्क जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन के तरीके लगभग लगभग सिमिलर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो होता है आपका चेंज जब आपका होता है इंटरेस्ट रेट में। और ये जो चेंज होता है ना इंटरेस्ट रेट में चेंज, ये चेंज जो होता है ना ये आपका होता है, मतलब इस चेंज की वजह से क्या होता है ना, आपकी चेंज हो जाता है असेट्स में और लायबिलिटीज में। तो आपके इंटरेस्ट रेट में चेंज होने की वजह से जब आपकी असेट और लायबिलिटी में चेंज हो जाए उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहेंगे। यानी कि दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, अगर उससे आपकी पर्सनल असेट्स या लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी कंपनी के असेट्स या लायबिलिटीज इफेक्ट हो रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट रिस्क, दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चेंज माइट बी अ रिस्क फॉर यू। जैसे आपने अगर फॉरेन करेंसी में लोन ले रखा है या कहीं पे बाहर आपने लोन ले रखा है और वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ईएमआई का अमाउंट बढ़ गया, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी जाहिर सी बातें बढ़ेगी। और यही हो गया आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इसको मैनेज या फिर मिटिगेट आप कैसे करोगे, ये आप पढ़ोगे चैप्टर IRRM में। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको असेस कर सकते हैं या फिर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने करेंसी रेट में देखा था कि गवर्नमेंट एक्शन, तो यहाँ पर भी वही है, गवर्नमेंट का ही पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी है, मनी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी से रिलेटेड पॉलिसी, या फिर कोई ऐसा एक्शन हो गया जैसे डीमोनेटाइजेशन, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट आपके बढ़ या घट सकते हैं। उसके बाद में एक और चीज़ हो सकती है जो गवर्नमेंट ना करे बट स्टॉक मार्केट करे, स्टॉक मार्केट में कोई चेंज आ गया, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई चेंज आ गया। और और भी हो सकता है आपका कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई अगर, उस वजह से भी आपके इंटरेस्ट रेट में रिस्क हो सकता है। तो ये आपके दो टाइप ऑफ रिस्क हमने कवर कर लिए, दो टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब हम जो है एक थर्ड टाइप स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें ना कि सिर्फ हम असेस करने के बल्कि हम मिटिगेट करने के भी स्टेप्स देखेंगे। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना। जो बाकी दो थे उनका तो डिटेल IRRM और फॉरेक्स चैप्टर में है ना, तो वो इतना नहीं पूछा जाएगा, वो आपको MCQ में जरूर पूछ सकते हैं। अब ये क्या है, काउंटर पार्टी रिस्क। अब ऐसा भी नहीं है कि उन दोनों को आप स्किप कर दो, जितना बताया है वो तो याद कर ही लेना, ठीक है। काउंटर पार्टी रिस्क के लिए मैं एक स्टोरी पहले आपको सुनाऊंगी और उसके बाद हम इसको पूरा याद करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ये है रोहित। इसने क्या करा ना, इसका अमित जो था ना एक फ्रेंड था, अमित इसका फ्रेंड था। तो अमित फ्रेंड था, अमित को पड़ी कुछ सामान की जरूरत, बट अमित बोला कि भाई अभी मेरे पे पैसे नहीं है, तो मुझे अभी ये सामान कैसे दे दे, उधार पे दे दे, और मेरे पे जब पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे चुका दूंगा। अब आप ये बात अच्छे से जान लेना कि चाहे यारी दोस्ती हो, चाहे रिश्तेदारी हो, इन चीजों में जब भी आप ऐसा कुछ उधार या पैसा से रिलेटेड कुछ ले आते हो ना, तो वहीं हो जाता है खतरा। बिल्कुल भी ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट देने के बाद वापस आने की उम्मीद जो है वो मत ही करा करो, स्पेशली इन दोनों सिचुएशंस में। मतलब ये एक प्रैक्टिकल बात है जो 99% ऑफ द वर्ल्ड पे अप्लाई होती है।
तो अब इसने क्या करा, रोहित ने ये ऐसे ऐसे करके उसने मांगा, उसने सोचा चलो मेरा दोस्त है और ये मुझे दे देगा पैसे, उसने ट्रस्ट कर लिया अमित पे। अब यही आ गई प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम ये हुई कि अमित जो है वो रोहित का पैसा चुका ही नहीं पाया। जो उसने सामान उधार पे लिया था उसके पैसे वो दे ही नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमित के जो बिजनेस थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। उसकी वजह से वो अपने ट्रांजेक्शन्स को परस्यू ही नहीं कर पाया, कंप्लीट ही नहीं कर पाया। क्योंकि उसने जिस टीम को बुलाया था वो ट्रांजेक्शन करने के लिए, वो टीम ही नहीं आई उसके पास में। मतलब जिसकी वजह से उसने लिया था। जैसे अमित ने ये सोचा था कि रोहित से वो सामान उधार लेगा और उसके बाद में वो उसको जो है वो उसमें जो भी मतलब उसको उस सामान का यूज करके प्रोडक्शन करना होगा वो करके और वो कहीं बाहर भेज देगा। अब हुआ ये कि जो उसने पूरी प्लानिंग करी थी कि मैं ऐसे ऐसे करके इन लोगों से ये प्रोडक्शन कराऊंगा, ये डिलीवरी वाले होंगे, तो वो चीज़ अमित के पास में ऐसी मतलब जो उसने रिसोर्सेज प्लान करी थी वो एज प्लान नहीं हो पाए और उसके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। अब उसके पास पैसा आता तभी तो वो रोहित को वापस करता ना, बट उसका ट्रांजेक्शन ही नहीं कंप्लीट हो पाया रिसोर्सेज की वजह से। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई? दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जो टाइप ऑफ बिजनेस अमित कर रहा था उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। मतलब अमित एक तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम से घिर गया। एक चीज और हुई कि अमित का जो कॉम्पिटिटर था उसका नाम था सोहित। सोहन कर लो चलो इसको, सोहन उसका एक कॉम्पिटिटर था। उसने क्या करा ना, जो अमित ने ट्रांजेक्शन की डील जिस थर्ड पार्टी जिस आगे पार्टी से कर रखी थी, तो सोहन ने उस पार्टी के पास जाकर और अमित के खिलाफ कुछ गलत गलत बोल दिया। तो इन्होंने एक तरह से क्या करा, सोहन ने डील को खराब कर दिया। और इन सब की वजह से जो अमित था वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और वो रोहित के पैसे चुका ही नहीं पाया और रोहित के पैसे डूब गए। तो अब देखो ये सब जो मैंने आपको कहानी बताई, इससे आप क्या क्या पॉइंट्स याद करोगे? सबसे पहले तो काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या हुआ? काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑनर नहीं हो रहा है, नॉन ऑनरिंग हो रही है। किस चीज की नॉन ऑनरिंग हो रही है? ऑब्लिगेशंस की। कौन कर रहा है नॉन ऑनरिंग? काउंटर पार्टी। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में कौन था काउंटर पार्टी? अमित था। उसने क्या ऑब्लिगेशन नॉन ऑनर करी कि मैं रोहित तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगा, तो मुझे ये जो सामान है अभी के लिए उधार पे दे दो। तो इस पर्टिकुलर चीज का उसने क्या करा, उसने नॉन ऑनरिंग करा। अब दिस नॉन ऑनरिंग कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, कि जैसे सपोज रोहित अगर क्या करता है इस सिचुएशन में कि अमित से पैसे ले लेता और उसको वो गुड्स नहीं देता जो वो मांग रहा था। तो अगर आप टाइमली डिलीवर नहीं कर पाए या बोरिंग्स को रीपे नहीं कर पाए आप, या आपने जो उधार लिया है उसको आप टाइमली नहीं दे पाए, या कुछ भी ऐसा फेलियर जिस वजह से आपने जो है सामने वाली पार्टी के साथ जो बात पक्की करी थी वो आप कंप्लीट नहीं कर पाए। सो दैट इज नॉन ऑनरिंग। ठीक है। अब इसमें आपका क्रेडिट रिस्क भी कवर होता है, यही वाला रिस्क कि जो है आप पैसे नहीं चुका पा रहे। ठीक है। सो दिस ऑल्सो कवर्स क्रेडिट रिस्क। तो इसको असेस करने का और आइडेंटिफाई करने का क्या है, मतलब आपको किस किस तरह से हिंट्स मिल सकते हैं कि आपके साथ में काउंटर पार्टी रिस्क है। तो वो यही वाली प्रॉब्लम्स हैं कि जैसे अमित ने रोहित को डायरेक्ट नहीं बोला कि मैं तेरा पैसा नहीं चुका पाऊंगा, वो सिर्फ ये फोन पे बोल रहा था कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम होगी जिस वजह से मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाया हूँ। तो इससे रोहित समझ जाएगा कि मेरा पैसा मिलने से रहा। या फिर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन के बारे में अगर रोहित को पता लग गया, या फिर उसको ये पता लग गया कि सोहन ने इसकी डील खराब कर दी है, ठीक है, लेट डाउन बाय थर्ड पार्टी आने की, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन ले लिया है, या फिर अमित इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अगर ये सारी चीजें उसको पता लग जाती है रोहित को, तो उससे रोहित एक आइडेंटिफाई कर पाएगा कि यार मेरे साथ में काउंटर पार्टी रिस्क है। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर बार ही रोहित का पैसा डूबे, मतलब रिस्क है। ये भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाई थोड़े टाइम बाद वो हटा दे, उसको लीनियंट कर दे, या अमित जो है वो किसी भी तरह अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ले, या डील खराब होने के बाद भी फिर से कुछ हो जाए। तो यहाँ पे रिस्क का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं कि वो चीज नेगेटिव हो ही, बट ऐसा हो सकता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं नेगेटिव हैपनिंग के। ठीक है। अब इसको मैनेज या मिटिगेट कैसे करेगा रोहित, सो दैट आगे उसके साथ कोई भी दोस्त ऐसा ना कर पाए। तो उसके लिए रोहित इसको मैनेज करने के लिए क्या कर सकता है, तो मैनेजमेंट या फिर मिटिगेट, मतलब कम कैसे कर सकता है इस टाइप की रिस्क को, कि अगर रोहित के पास में आगे कोई आता है कि मुझे सामान उधार दे दो, तो रोहित क्या करेगा? तो रोहित जो है सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस करेगा। वो ये देखेगा कि क्या ये बंदा सच में मेरे पैसे लौटा पाएगा मुझे, क्या ये मुझसे लोन मांग रहा है, क्या ये पैसे मुझे वापस दे पाएगा।
उसके बाद में ओवर कमिट नहीं करेगा। ओवर कमिट नहीं करेगा का क्या मतलब हो गया कि वो थोड़ा ही सामान देगा और वो ये सामान ये सोच के देगा या उतना पैसा ये सोच के देगा कि मुझे वापस नहीं मिलेगा तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो वो ओवर कमिट नहीं करेगा। उसके बाद में एक्सपोजर लिमिट तक ही देगा। एक्सपोजर लिमिट मतलब कितनी, मतलब वो एक लिमिट सेट कर लेगा कि इतने तक का ही जो मैं रिस्क हूँ वो उठाऊंगा, तो उस लिमिट तक ही वो जो है अ, वो उस पर्टिकुलर काउंटर पार्टी के साथ में कोई भी जो है वो डील करेगा। ठीक है। उसके अलावा वो क्रेडिट लिमिट को रिव्यू भी करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे कोई भी हमें जैसा उसके पास इंसान आएगा उससे क्या लेगा, परफॉर्मेंस गारंटी लेगा। परफॉर्मेंस गारंटी किस बात की लेगा कि अगर तुम्हारे साथ में कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो तुम मेरा पैसा कैसे वापस लौटाओगे, या फिर मेरे साथ जो तुमने ये डील करी है, ये ऑब्लिगेशन जो तुम्हारी है, इसको तुम कैसे फुलफिल कर पाओगे। तो ये 5 चीज़ें अगर करेगा तो वो इस रिस्क से काफ़ी हद तक बच सकता है। ड्यू डिलिजेंस, ओवर कमिट ना करे, एक्सपोजर लिमिट के अकॉर्डिंग दे, रिव्यू करे और क्या करे, परफॉर्मेंस गारंटी भी देगा। ठीक है। अब उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क है और वो है आपकी टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिस्क की है वो भी, उसका नाम है आपका पॉलिटिकल रिस्क, या फिर उसको आप कंट्री रिस्क भी कह सकते हो। अब इसको भी हम एक स्टोरी से करते हैं। तो ये है हमारी स्टोरी। इसमें कौन है, अब सोहित है। सोहित ने ये सोचा कि मैं जो हूँ ना, मैं फॉरेन कंट्री में जाकर एक फैक्ट्री लगाऊंगा। इसने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस ऐसे सेटअप करूंगा। अब ये सपने देख ही रहा था कि क्या हुआ ना, वहां की गवर्नमेंट ने वहां की गवर्नमेंट ने क्या करा ना, वहां की गवर्नमेंट ने एक ऐसा नोटिस निकाल दिया कि जो भी ओवरसीज प्रॉपर्टी होंगी उनको हम कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, या फिर हम यहाँ पर कोई भी बोरिंग नहीं करने देंगे, और जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका प्राइस कंट्रोल हम ही करेंगे। उसके अलावा हम ना तो यहाँ करेंसी कन्वर्ट करने देंगे और कोई भी दूसरी कंट्री से हम यहाँ पर कोई रेमिटेंस अलाउ नहीं करेंगे कि कोई बंदा आए हमारी कंट्री में और अपनी कंट्री में पैसा भेजे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सोहित जो है वो सपने देख रहा था और वहाँ की गवर्नमेंट, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं कि उन्होंने बोल दिया है कि बोरिंग्स नहीं करने देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है उसने इस बात पे, प्राइस कंट्रोल भी वो खुद अपने पास रखेंगे, जब्त भी कर लेंगे ओवरसीज प्रॉपर्टी को, साथ में वो कोई भी पैसा भी नहीं भेजने देंगे और कन्वर्जन भी नहीं करने देंगे करेंसी को। तो अब तो फिर बेचारे के जो दिल के अरमान थे वो आंसू में बह गए, बिकॉज दैट वाज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये पॉसिबल रिस्क हो गया जो कि एडवर्स एक्शन गवर्नमेंट ले रही है होस्ट कंट्री की, जिसकी वजह से आपको ह्यूज लॉस होता है। अब अगर सोहित ने यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर दिया और ये चीजें फिर गवर्नमेंट ने करी तो ऑब्वियसली ना उसको कितना ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये जनरली वो कंट्रीज करती हैं जिनके साथ हमारी होम कंट्री का ना नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप सोचोगे कुछ ऐसा करने का तो देयर आर चांसेस ना कि आपको ये रिस्क फेस करने पड़े। तो आप जो हो ये चीज असेस कैसे करोगे कि इस कंट्री में मैं रिस्क लूं या ना लूं ये वाला। तो सोहित जो है वो क्या करेगा ना, उसने जब ये सब पढ़ा तो उसने सोचा चलो ये कंट्री नहीं दूसरी कंट्री, तो वो रिस्क को असेस कैसे करेगा। तो सबसे पहले वो यही देखेगा कि पॉलिटिकल रैंकिंग कैसी है इस पर्टिकुलर कंट्री की। उसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी पढ़ेगा। देन करंट गवर्नमेंट कैसी है वहां की, कितनी पॉपुलर है, और वो एम्बेसीज से भी एडवाइस लेगा। और वरना सबसे बढ़िया तरीका है इस पूरे के पूरे रिस्क को, ये तो हो गए स्टेप्स आपके असेस करने के, असेस करने के मिटिगेट करने के लिए क्या कर सकते हो या मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हो कि ये रिस्क आपको फेस ही ना करनी पड़े। सबसे बढ़िया अपने देश में रहो ना, तो क्या करो, लोकल फाइनेंसिंग करो। क्यों आपको वहां बोरिंग्स करना जाके, लोकल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर यूज करो, लेबर या रॉ मटेरियल, जॉइंट वेंचर्स में आ जाओ और पहले से ही नेगोशिएशंस कर लो सारी। तो अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सोहित दूसरी कंट्री में जाकर फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, इसकी जगह ये भी हो सकता है कि सोहित जो है वो दूसरी कंट्री से कोई सामान मंगवा रहा है और वहां पे ऐसी ऐसी चीज हो गई है, तो तभी वो नहीं कर पाएगा ना।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल रिस्क। एक बार क्विकली मैं आपको सारा का सारा समराइज करा देती हूँ, जिससे आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिकलेक्ट हो जाएं, जो भी हमने अभी तक इतनी सारी रमायण पढ़ ली। तो देखो, काउंटर पार्टी रिस्क जो था, काउंटर पार्टी रिस्क क्या था, हम लोगों ने पढ़ी थी अमित और रोहित वाली स्टोरी, कि उसने क्या करा था, समान आधार पे लिया था और वो पैसे नहीं चुका पाया था। वो क्यों नहीं चुका पाया था? क्योंकि वो प्रॉब्लम से घिर गया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? रिसोर्सेस नहीं थी उसके पास में, रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, थर्ड पार्टी ने भी डील खराब कर दी थी, और वो इंसॉल्वेंट हो गया था। तो वो जो रोहित है वो ये सब चीजें कैसे मिटिगेट कर सकता है? वो ड्यू डिलिजेंस करे, पहले से क्या करे, परफॉर्मेंस गारंटी ले ले, जितनी उसने मतलब सोचा एक्सपोजर लिमिट उसके हिसाब से ही दे, और ओवर कमिट ना करे, और रिव्यू कर ले क्रेडिट लिमिट कि मेरा पैसा मुझे वापस चुका भी पाएगा या नहीं चुका पाएगा। देन पॉलिटिकल रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क क्या हो गया कि होस्ट कंट्री जो है वो आपको ह्यूज लॉसेस दे सकती है। तो ह्यूज लॉसेस वो कैसे दे सकती है कि वो बोलेगी कि मैं ही प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करूंगा, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी वो बोरिंग्स पे, या फिर कॉन्फिस्केट कर लेगी आपकी प्रॉपर्टी को, रेमिट नहीं करने देगी होम करेंसी में पैसा, या कन्वर्जन नहीं करने देगी करेंसी का, मतलब प्रॉब्लम्स लाएगी आपके रास्ते में। तो आप ये असेस कैसे कर सकते हो? पॉलिटिकल रैंकिंग देखो, एम्बेसीज से बात करो, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस देखो, और ये देखो ये गवर्नमेंट है कैसी इनकी। और वरना सबसे बढ़िया तरीका है मैनेजर मिटिगेट करने का कि लोकल सोर्स पे जाओ रॉ मटेरियल के लिए, लोकल फाइनेंसिंग करो, जॉइंट वेंचर्स में जाओ और प्रायरली नेगोशिएट कर लो। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हो गया? वो रिस्क जो आपकी असेट और लायबिलिटी में चेंज ला सकता है इंटरेस्ट रेट में चेंज की वजह से। तो ये भी हो सकता है आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, या फिर डीमोनेटाइजेशन वगैरह की वजह से। उसके अलावा ये किसकी वजह से हो सकता है? स्टॉक मार्केट में चेंज की वजह से भी हो सकता है, या फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से भी हो सकता है। ये इसको किस तरह से मैनेज या मिटिगेट करना ही IRRA में होता है। और करेंसी रिस्क में क्या होता है कि जब हम करेंसी एक्सचेंज रेट्स के मूवमेंट्स के साथ में डील करते फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो ये भी गवर्नमेंट की वजह से, मतलब इसमें रिस्क रह सकता है वॉर की वजह से, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, गवर्नमेंट में चेंज की वजह से। इसको मैनेज और मिटिगेट करने के जो भी तरीके होते हैं वो फॉरेक्स चैप्टर में होते हैं। अब उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक रह गया है इस पूरे चैप्टर का, और उस पे न्यूमेरिकल भी है। तो जनरली थ्योरी में यही टेस्ट होता है, इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वार, दैट इज वैल्यू एट रिस्क। तो वैल्यू एट रिस्क क्या बताता है कि कितना रिस्क जो है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में मुझे हो सकता है। तो ये क्या होता है? ये मेजर होता है कि इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिस्क है। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो हो एक दिन में कितना इन्वेस्टमेंट लूज कर सकते हो। तो उसके कंपोनेंट जनरली क्या होते हैं? एक तो होता है आपका टाइम पीरियड, मतलब कितने टाइम में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को आप लूज करोगे, एक दिन, एक महीना, या क्या। उसके अलावा क्या कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कि कितनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज है जो आपको लग रहा है कि आप उतना लूज कर ही दोगे, और कितना लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इन परसेंटेज अमाउंट। ठीक है। तो ये जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे होता है, और ये केवल एक प्रोबेबिलिटी होती है, और ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। इसी में ही एक चीज़ आती है जेड स्कोर, जो कि ये बताती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू से कितना अलग है। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए ज़्यादा है। तो वार जनरली अप्लाई कहाँ का होता है ना, तो वार आपका एक तो यही आपको हेल्प करता है ये जानने में कि कितना यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है। जैसे सपोज आपके एग्जाम्स में कोई टफ पेपर आ जाता है, तो टफ पेपर की वजह से घर आके क्या करते हो आप? कैलकुलेट करते हो कि इस टफ पेपर की वजह से मुझे कितना मैक्सिमम लॉस है। फिर आप जो हो उस टफ पेपर को लेते हो बेंचमार्क फॉर योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इससे एग्रीगेट बनेगा या नहीं, इसमें 40 आएगा या नहीं। उसके अलावा ये टूल होता है आपकी स्टडीज मैनेज करने का, कि आगे पढ़ाई करनी चाहिए या मस्ती करनी चाहिए। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिस तरह से हमारे लिए टफ पेपर एक जेड मतलब वार होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए टूल होता है फॉर एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट। ऑल्सो ये हेल्प करता है टू फिक्स लिमिट्स फॉर इंडिविजुअल्स जो कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट में डील कर रहे हैं। तो वो उस रिस्क के अकॉर्डिंग ही ट्रेडर्स जो हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के, वो अपना फिर आगे का डिसीजंस लेते हैं, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी इस अकॉर्डिंग ही होती है। बिकॉज इससे हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें इतना डूब सकता है। तो आप पहले ही वो चीज़ असेस कर लेते हो, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो उस चीज़ के लिए। जैसे टफ पेपर के बाद में हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि कुछ भी हो सकता है ना रिजल्ट। तो वो चीज़ है कि आपको जो है मतलब हेल्प मिल जाती है दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आई होप कि अभी आपको ये पूरा चैप्टर याद हो गया होगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क के बारे में है, फिर फाइनेंशियल रिस्क किस किस की निगाह से हम देखेंगे, और फिर टाइप्स क्या है फाइनेंशियल रिस्क के। पूरे चैप्टर में फाइनेंशियल रिस्क की ही बात हुई है। एक छोटा टॉपिक वैल्यू एट रिस्क डाल दिया, जो कि एक न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप कर लेना। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इसके बाद में AFM का मैंने वैसे ऑलमोस्ट सारे थ्योरी चैप्टर्स आपके करवा ही दिए हैं।
तो इसके बाद मैं नहीं डालूँगी कुछ भी एएफएम का। कुछ और अगर मैंने डाला एएफएम रिलेटेड तो वो डेफ़िनेटली आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। ऑडिट के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें डाल ही रही हूँ ऑलरेडी, एंड मैंने कंपाइलेशन सीरीज़ तो डाल दी है, बस 2-3 पेपर्स रह गए हैं उसमें। और ऑडिट के और रिवीजन वीडियोज़ मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए हो वीडियोज़ तो शेयर भी कर देना। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक। बाय।